इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, ये है क्या, क्यों बनाया गया और क्यों ज़रूरी है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए? तो उस कॉपीराइट में 1957 में किसके हक़ में था, किन किन को पैसे मिलते थे? क्योंकि फिर बाद में जावेद अख्तर साहब ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी 2012 में, उसमें कुछ संशोधन हुए कानून में कि राइटर और कंपोजर्स कम्युनिटी को रॉयल्टी मिलना लगभग बंद ही हो गया। और उन दिनों में फिर आए, फरिश्ता बन के आए जावेद अख्तर साहब। तो जब ये नया कानून बना उसके बाद सबको बराबर पैसे मिल रहे हैं और कितना किसका हक है, किसको कितना प्रतिशत मिलता है। एक ज़माना हमने देखा था कि म्यूज़िक कंपनीज किसी कंपोज़र से गाना कंपोज करवा रहे हैं या लिरिसिस्ट से गाना लिखवा रहे हैं तो उनसे वो राइट्स अपने नाम में करवा लेते हैं। तो आईपीआरएस के पास जो लाइसेंस या जो पैसे आते हैं, आप लोग किस तरह से देखिए मॉनिटर करते हैं? क्योंकि कहीं शादी में गाना बज रहा है, कहीं 5 स्टार होटल में गाना बज रहा है, किस तरह आप उनको परमिशन देते हैं या आप तक वो लोग खुद पहुंचते हैं कि भाई आज हमें एक इवेंट है, वहाँ पे हमें 5 गाने बजाने हैं, उनके हमें पैसे ले लीजिए? अभी अप्रोक्सीमेटली आईपीआरएस का जो कलेक्शन है पर मंथ कहें या पर ईयर कहें, वो करीब करीब कितना होगा, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया? हमारा कलेक्शन मोर देन 700 करोड़ अच्छा था और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। अभी जो आईपीआरएस है वो पब्लिशर, कंपोज़र और लिरिसिस्ट के बीच में बट जा रहा है। सिंगर कहाँ है? सिंगर की रॉयल्टी कहाँ से आ रही है? जी, सिंगर्स का भी कॉपीराइट सोसाइटी बन गई है जी। उसका नाम है इसामरा। पुराने जो कंपोज़र्स हैं या जो लिरिसिस्ट हैं जो गुजर गए जी, अब आप लोग उन तक या उनके परिवार तक पैसे पहुंचाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी यानी आईपीआरएस, क्या है ये आईपीआरएस? म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए क्यों ज़रूरी है? इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सैयद अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ, आईपीआरएस के डायरेक्टर हैं। स्वागत है आपका सर। जी। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, ये है क्या, क्यों बनाया गया और क्यों ज़रूरी है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए? ये आईपीआरएस इट्स ए कॉपीराइट सोसाइटी। जी। कॉपीराइट सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी देश में क्रिएटिव लोग कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जैसे गीतकार, संगीतकार, आप लोग सुने होंगे कि गांव-गांव में, शहर में, हमारे देश के, आप तो जानते ही हैं कि इतना डाइवर्शन है, इतने सारे भाषा के लोग हैं, इतने सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो वो उन तमाम जगहों से गीतकार, संगीतकार सदियों से हमारे देश के अंदर वो काम करते रहते हैं। जब राजा महाराजा का समय था उन दिनों में उनके दरबार में बहुत सारे लोग होते थे जो म्यूजिशियंस होते थे, गाते बजाते थे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी एक ये जो गाना है ये रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, फिर उसका व्यापार होना शुरू हुआ, एक बड़े स्केल पे बिजनेस होना शुरू हुआ। अब बिजनेस करने वाले क्या है, पैसे लगाते हैं। कि पैसा लगाते थे और उसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सारे वो खुद अपने रख लेते थे। अब दुनिया के अलग अलग देश में, जैसे फ्रांस में, जैसे जर्मनी में, जैसे इंग्लैंड में, जी, वहाँ भी ये क्रिएटिव कम्युनिटी के लोग धीरे धीरे उनको ये जानकारी हुई कि भाई हमने जो काम किया है इस काम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तो रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारे गाने का रिकॉर्ड बिकता है, रिकॉर्ड से फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, फॉर्मेट चेंज हुआ, मतलब उसमें कैसेट चालू हो गया, सीडीज़ आ गया मार्केट में, और अब ऑनलाइन हो गया सब। हाँ, और वहाँ से तो लाखों करोड़ों रुपया की कमाई होती है, तो उसमें हमारा हक होना चाहिए। और वहाँ से ये कॉपीराइट एक्ट का जो एक
कंसेप्ट है शुरू हुआ। वो लोगों के अंदर आना शुरू हुआ और धीरे धीरे देश के जो सरकार है वो भी इसके ऊपर ध्यान दिया और उनको लगा कि ये जो लोगों का जो क्लेम है, जो डिमांड है, ये तो वैलिड है, तो इनके लिए इनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून ज़रूर होना चाहिए। तो वहाँ से फिर हमारे देश में ये कानून तैयार किया गया है जिसका नाम है द कॉपीराइट एक्ट 1957। जी, तो उस कॉपीराइट में 1957 में किसको प्रोटेक्शन मिल रहा, मतलब किसके हक में था, किन किन को पैसे मिलते थे? क्योंकि फिर बाद में जावेद अख्तर साहब ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी 2012 में, उसमें कुछ संशोधन हुए कानून में। जी, क्या है कि कॉपीराइट एक्ट 1957 में उसके जो सेक्शन 14 और 17 में स्पेशली 17 सेक्शन 17 में ये डिफ़ाइन किया गया है कि हु इज़ द कॉपीराइट ओनर। सेक्शन 17 में ये डिफ़ाइन किया गया है अगर कोई बंदा, कोई राइटर हो या कंपोज़र हो, वो अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर उन्होंने काम किया है तो जो एम्प्लॉयर है वो कॉपीराइट ओनर है। फिल्म के जहाँ तक सवाल है वहाँ प्रोड्यूसर कॉपीराइट ओनर है। ओके, यानी रॉयल्टी के सारे पैसे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। जी। और ये दो लैंडमार्क जजमेंट है। एक कलकत्ता हाई कोर्ट का 1977 का एक जजमेंट है, ईस्ट इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन वर्सेस IPRS। अच्छा, हाँ, के केस में ये जजमेंट पास किया गया और वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जी जी, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि भाई कि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, वो सारा रिस्क लेते हैं, तमाम कास्ट एंड क्रूज सबको इकट्ठा करते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं और सबको वन टाइम पैसे दे देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लोगों के साथ किया गया उसके हिसाब से उन्होंने पैसा दे दिया। तो अब क्या रॉयल्टी का क्या कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, आदित्य पांडे वर्सेस IPRS, और उसमें भी लगभग उसी जजमेंट को अपहेल्ड किया गया। अच्छा, और उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि राइटर और कंपोजर्स कम्युनिटी को रॉयल्टी मिलना लगभग बंद ही हो गया। और उन दिनों में फिर फरिश्ता बन के आए जावेद अख्तर साहब। वो उन दिनों में राज्यसभा के सांसद थे और उन्होंने दोनों पक्ष को, यानी जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों को उन्होंने समझाया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को समझाया। एक तरफ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और बाकी के लोग, और दूसरी तरफ अपोजिशन में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और बाकी के जो लोग, उन लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि देखिए हमारे देश के जो राइटर और कंपोज़र कम्युनिटी है, जिनके बदौलत ये तमाम दुनिया से पैसा आता है, तो उनमें उनका कोई हक नहीं है। अगर आप ये इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो साहब ये बहुत बड़ा जो है क्रिएटिव कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। तो दोनों, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ने इसको सपोर्ट किया और फाइनली नया कानून बना। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 अल्टीमेटली पास हुआ और उसके बाद फिर ये रॉयल्टी का सिलसिला जो है
वो चालू हुआ। तो जब ये नया कानून बना उसके बाद सबको बराबर पैसे मिल रहे हैं और कितना किसका हक है, किसको कितना प्रतिशत मिलता है? हाँ, देखिए आईपीआरएस में मेंबर बनते हैं पब्लिशर यानी म्यूज़िक लेबल, अच्छा। म्यूज़िक कंपनियाँ जो उस गाने को पब्लिश करते हैं। अच्छा। हाँ, नॉर्मली देखिए प्रोड्यूसर अपने फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड करते हैं या कोई एल्बम रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो उस गाने को अपनी कंपनी के थ्रू मार्केटिंग करते हैं पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, तो वो होते हैं पब्लिशर। ठीक है। तो वो मेंबर बन सकते हैं और राइटर और कंपोज़र ये मेंबर बन सकते हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर ने बना के बेच दिया म्यूजिक कंपनी को तो प्रोड्यूसर बाहर हो गए रॉयल्टी से? जी, तो म्यूज़िक कंपनी जो है वो पब्लिशर है, हाँ। तो वो अपना रॉयल्टी क्लेम करते हैं और वो आईपीआरएस के मेंबर कितना कितना परसेंट होता है सर? 100% जो रॉयल्टी मतलब लाइसेंस फीस कलेक्ट करती है आईपीआरएस, उसमें से 50% जाता है म्यूज़िक कंपनी को हाँ। और 25% राइटर और 25% कंपोज़र। ओके। तो ये रेशियो से पैसा डिवाइड होता है। एक ज़माना हमने देखा था कि म्यूज़िक कंपनीज राइट्स, जैसे किसी कंपोज़र से गाना कंपोज करवा रहे हैं या किसी लिरिसिस्ट से गाना लिखवा रहे हैं तो उनसे वो राइट्स अपने नाम में करवा लेते पहले। मैं 2000 ये जो नया कानून बना है उससे पहले, और फिर उस तरह से वो खुद ब खुद वो बाहर हो जाते थे रॉयल्टी से। अब भी वो सिस्टम है या इस कानून के आने के बाद हाथ खुल गए हैं, पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं कंपोज़र और ये? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या है देखिए, लोगों को पहले ये रॉयल्टीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो थी लोगों में। जी। और इस वजह से क्या हुआ, उन दिनों में एक दो म्यूज़िक कंपनियां होती थी, तो उन दिनों में क्या था कि सिंगर्स को रॉयल्टी दे दिया जाता था अच्छा। और बाकी म्यूज़िक कंपोज़र और राइटर का कोई हक था ही नहीं उन दिनों में। अच्छा। और कॉपीराइट सोसाइटी भी नहीं बनी थी। हाँ, ठीक हाँ। है, कॉपीराइट सोसाइटी यानी आईपीआरएस का जन्म हुआ 1969 में। ओके। हाँ, मोस्ट प्रोबब्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त, 23 अगस्त, जितना जहाँ तक मैं हाँ, याद हाँ, कर पा रहा हूँ, जी। 1969। तो ये 55 साल हो गया। लेकिन शुरुआती दौर में जो जैसे सलील चौधरी और आपके और भी पुराने जो लोग थे, मदन मोहन और शंकर जयकिशन, नौशाद जी, जी, साहब, जी। इन लोगों ने मिलके, अनिल विश्वास, इन लोगों ने मिलके ये संस्था बनाए थे। जी। और फिर धीरे धीरे वो उसमें लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आना शुरू हुआ। ऐसे भी बहुत सारे लोगों का मैं नाम आपको बता सकता हूँ जिनको जानकारी थी नहीं कि ऐसा कोई संस्था है जहाँ से रॉयल्टी मिलती है, उन्होंने मेंबरशिप तक नहीं ली। अच्छा। हाँ, जैसे उन दिनों में जो पायोनियर कंपोज़र्स जिनमें नाम आता है, मिस्टर खेमचंद प्रकाश, अरे वाह। वो मेंबर ही नहीं बने थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मैं तो एक नाम आपको बताया, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने मेंबर ही नहीं बन पाए। जी। तो अभी हमारा कोशिश है कि जो लोग मेंबर नहीं बन पाए लेकिन जिन्होंने बहुत मतलब शुरुआती दौर में बहुत सारे बहुत अच्छे गाने जिन्होंने दिए इंडस्ट्री को, हम उनके लीगल हेयर्स को मेंबर बना रहे हैं। और अच्छा। ये एक इनिशिएटिव चालू है हमारा। अच्छा, तो अभी जो मेंबर बनने का रूल क्या है, या कोई भी मेंबर बन सकता है, इसके लिए क्या है? मेंबर देखिए, मेंबर बन सकते हैं, एक तो जिनकी म्यूज़िक कंपनियां हैं वो बन सकते हैं। और अभी जो है कि जब से यूट्यूब का दौर आया है। हाँ, दौर आया, तो यूट्यूब के अंदर जिन लोगों ने अपना गाना अपलोड किया है, सेल्फ पब्लिशर बन के भी वो मेंबर बन सकते हैं। अच्छा। एक तो अगर आप राइटर हैं, हाँ। आपका कोई भी गाना, एक गाना भी कहीं भी रिलीज हुई है, हाँ।
तो आप मेंबर बन सकते हैं एज अ राइटर और कंपोजर. एंड इफ यू हैव अपलोडेड योर सॉन्ग ऑन द यूट्यूब, हाँ then being a self publisher, you are entitled to become a member of the IPRS. ठीक है. हाँ तो यूट्यूब का अब जो दौर आया है, जी तो अब मतलब आपने गाना बनाया, आपने यूट्यूब पे डाल दिया, जी एक म्यूज़िक कंपनी है उसने डाल दिया, जी उसके बाद प्रोड्यूसर है उसने भी डाल दिया, जी तो हर जगह से पैसे आईपीआरएस के पास आते हैं या जाहिर है इंडिविजुअल के पास जाएंगे? जी. हमारा क्या होता है, देखिए, जैसे ही कोई मेंबर बनता है हम्म IPRS का, हम्म तो हमारे साथ एक डीड ऑफ असाइनमेंट साइन होता है. हम्म, दैट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर एंड IPRS. जी. एंड बाय virtue ऑफ द एग्रीमेंट, वो राइटर और कंपोजर अपना कॉपीराइट असाइन करता है IPRS को, ओके. so that IPRS can collect the license fees from all over on behalf of that particular writer or राइटर, हाँ composer. ठीक है. ठीक है. तो वो डीड ऑफ असाइनमेंट साइन हो जाने के बाद IPRS उनके बिहाफ में उनके गाने से, उनके गाने के ऊपर जो भी उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ. वो हम उनसे लाइसेंस फीस कलेक्ट करते हैं. और Okay. वो लाइसेंस फीस जो है वो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज पर द स्टैटिस्टिकल डेटा हाँ. प्रोवाइडेड बाय सर्टेन जो भी है, हाँ. mechanism which IPRS तो आईपीआरएस के has पास installed, जो हाँ. जो जो लाइसेंस या जो पैसे आते हैं, जी. आप लोग किस तरह से देखिए मॉनिटर करते हैं? क्योंकि कहीं शादी में गाना बज रहा है, कहीं 5 स्टार होटल में गाना बज रहा है, जी, जी. कहीं फ्लाइट में गाना बज रहा है, कहीं बस में गाना बज रहा है, जी, जी. समझ रहे, कहीं किसी जागरण में भी गाना बज रहा है. जी जी जी. तो किस तरह उस पर नज़र रखी जाती है? किस तरह आप उनको परमिशन देते हैं, या आप तक वो लोग खुद पहुंचते हैं कि भाई आज हमें एक इवेंट है, वहाँ पे हमें 5 गाने बजाने हैं, उनके हमें पैसे ले लीजिए? क्या है ये प्रोसेस? अभी देखिए, हर संस्था, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे आपका कोई 5 स्टार होटल हो, कोई मॉल हो, कोई आपका जिम खाना हो, जी. चाहे कोई भी संस्था हो, हाँ, एयरक्राफ्ट हो, शिप हो, जहाँ पे म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है और म्यूज़िक का इस्तेमाल करने वाले को मालूम है कि देश में एक कानून है, कॉपीराइट एक्ट 1957, और अभी तो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012. तो उसके तहत हम बिना लाइसेंस फीस पे किए ये म्यूज़िक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. IPRS की तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है, प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है. तो इसी वजह से हर संस्था जो संगीत का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारा उपभोक्ता है, वो IPRS के साथ एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. ओके. और उसके तहत वो एक सालाना जो आप प्रीमियम बोलिए या जो भी है, एक अमाउंट जो हमारे टैरिफ है, उस टैरिफ के हिसाब से वो हमें पेमेंट करते हैं. एनुअल पेमेंट होता है. ठीक है. और वो हर साल रिन्यूअल किया जाता है. ओके. तो इसी तरीके से जो है रॉयल्टी हमारे पास आती रहती है. अभी बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस है. अभी जो रॉयल्टी का कैटेगरीज़ है, जैसे ये जो होटल, रेस्टोरेंट, पब, मॉल, जिम खाना, इसमें जो गाने बजते हैं, यहाँ ये जो रॉयल्टी हमें मिलती है, इसको पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी बोला जाता है. अच्छा. जैसे बड़े बड़े शादी का हॉल है, हाँ, आपके वहाँ से जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, वो पब्लिक परफॉर्मेंस रॉयल्टी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जी. हाँ, बाकी परफॉर्मिंग रॉयल्टीज़ होती है, मैकेनिकल राइट्स होती है, अंडरलाइंग राइट्स होती है, बहुत तरीके का रॉयल्टी है. तो ये IPRS टाइम टू टाइम हर चीज़ को मॉनिटर करती रहती है. ओके. और उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है. हाँ. हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं हमारे
चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे ऑफिसेस हैं, अच्छा, वहाँ पे हमारे स्टाफ है, वहाँ पे ग्राउंड वर्क करने वाले लोग हैं जो नज़र रखते हैं हाँ, कहाँ बज रहा है, जो चोरी सर्वे का तो नहीं करते बज रहा है। हैं, अच्छा, यस, जो मार्केट में सर्वे करते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी हमारे पास पब्लिक परफॉर्मेंस की रॉयल्टी जो है वो जिस तरीके से कलेक्ट होना चाहिए उस तरीके से अभी तक हमारे पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीज़न है। उसमें पॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि हर स्टेट में आप देखेंगे कुछ जगह है जहाँ पे बड़े बड़े शोज़ का आयोजन किया जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई नेता होते हैं। तो तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे यार हम हमारे से क्या पैसा लेना है आपको। अच्छा, हमारे जो स्टाफ वहाँ पे जाते हैं उनको भगा देते हैं, अच्छा, डरा देते हैं। हाँ, हाँ, तो ये सारा जो है हमारे सामने चैलेंजेस है। हाँ, 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 एंड IPRS इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम मैकेनिज्म कि एक और चीज़ सर, मान लीजिए जो सिंगर है जिसने गाना खुद गाया है, जी 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 कंपोजर भी परफॉर्म करते हैं बाहर जी जाके, जी जी जैसे विशाल शेखर ही हैं आपको, वो भी लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, क्या उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए? ऑर्गेनाइजर को लेना अच्छा, पड़ता है। ऑर्गेनाइजर को लेना, ऑर्गेनाइजर को लेना पड़ता है। सिंगर तो परफॉर्मर है, अच्छा, सिंगर परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है हाँ, ना, तो हाँ, उनको नहीं, वो जहाँ पे परफॉर्म करेंगे हम्म, वो वेन्यू जो है हाँ, उसको लेना पड़ेगा। उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। अभी अप्रोक्सीमेटली आईपीआरएस का जी जो कलेक्शन है, हम्म पर मंथ कहें या पर ईयर कहें, वो करीब करीब कितना होगा, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया? अभी मैं आपको ताज़ा आंकड़ा बता रहा हूँ। जी, हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर हाँ, यानी 2024-25 हम्म, फाइनेंशियल ईयर में हमारा कलेक्शन मोर देन 700 करोड़ अच्छा, था, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। ओके, हाँ, और अभी तक तो हमें आप समझ लीजिए रेडियो, टेलीविज़न, FM रेडियो से कोई रॉयल्टी मिलती नहीं है। उनके खिलाफ़ कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों वो लोग रॉयल्टी क्यों नहीं दे रहे? वो लोग, क्या होता है कि देखिए शुरू से हाँ, वो हमें रॉयल्टी ना देने का उनका जो लॉजिक है हम्म, कि यहाँ पे देखिए, एक कॉपीराइट सोसाइटी हमारे कंपोज़र, राइटर्स कंपोज़र्स के लिए है IPRS, हम्म, पब्लिशर, राइटर्स एंड कंपोज़र्स। हम्म, एक कॉपीराइट सोसाइटी है सिर्फ पब्लिशर्स के लिए। अच्छा, हाँ, उसका नाम है PPL। अच्छा, हाँ, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड। ओके, उसमें सिर्फ म्यूज़िक कंपनियां मेंबर है, और म्यूज़िक कंपनियां उनको राइट्स दे रही हैं। उनको इसलिए कि उनको प्रोड्यूसर ने राइट बेचा है उनको, तो दे बिकेम द कॉपीराइट ओनर। अच्छा, और उनका ये लॉजिक है, हाँ, यानी उनका आर्गुमेंट ये है हाँ, कि भाई हम लोग कॉपीराइट ओनर हैं, तो सिर्फ ऑडियो जो है जहाँ जहाँ पे प्ले होता है, हाँ, जहाँ वीडियो नहीं चलता है, हाँ, जैसे पब्लिक परफॉर्मेंस हाँ, रॉयल्टी की जो मैं बात कर रहा हाँ, था हाँ, कि होटल में, रेस्टोरेंट में, हाँ, शादी में, हाँ, हाँ, जहाँ जहाँ पे ऑडियो बजता है, रेडियो में, वहाँ वीडियो तो नहीं बजता है। तो ऑडियो जहाँ बजता है उसको आपका साउंड रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ओके, और वो साउंड रिकॉर्डिंग का जो रॉयल्टी होती है उसे मास्टर रॉयल्टी बोला जाता है। ओके, तो वो मास्टर रॉयल्टी कलेक्ट करती है PPL, ओके, यानी जो म्यूज़िक कंपनियों का जो कॉपीराइट सोसाइटी है हाँ, हाँ, वो 100% मास्टर रॉयल्टी कलेक्ट करती है। जी, तो रेडियो का कहना है कि भाई हम तो एक जगह पे पैसा देते हैं, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट सभी का ये कहना है कि हम तो एक जगह पे रॉयल्टी देते हैं, हम हर जगह पे अलग अलग रॉयल्टी नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग ये आपस में डिसाइड कर लीजिए, और अभी एक सिंगल विंडो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक हमारा नेगोशिएशन चल रहा है। अच्छा, हाँ, ताकि जो मास्टर रॉयल्टी PPL कलेक्ट करती है वो पैसा एक सर्टेन रेशियो के हिसाब से ये तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो वो भी काम चालू है, और मुझे लगता है वो भी बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि इतनी आसानी से पीछा जो म्यूजिक कंपनी है वो नहीं छोड़ रही है। जी 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 जी, नहीं वो तो देखिए उनका तो
अब मैं क्या बोलूं कि ये जो म्यूज़िक कंपनियां बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, आप बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बोलिए, ये तो देखिए, ये दुनिया की रीत है। जो बड़े लोग होते हैं उनको क्या लगता है कि मैंने तो इनसे काम करवाया, एक टाइम पैसा दे दिया, चलो भाई जाओ, निकलो। बाकी इस काम से क्या पैसा आ रहा है जा रहा है उससे तुम्हारा क्या लेना देना है। उनकी नज़र में ये गीतकार, संगीतकार, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब एक जैसे ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्रिएटिव कम्युनिटी के लोग होते हैं। इनका काम सदियों तक बिकते रहता है, उसमें से आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो इसीलिए आप उनको उस कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, और इसीलिए फाइट है। एक रॉयल्टी की बात और रह गई, सिंगर्स की। जी। अभी जो IPRS है वो पब्लिशर, कंपोज़र और लिरिसिस्ट के बीच में बट जा रहा है। सिंगर कहाँ है? सिंगर की रॉयल्टी कहाँ से आ रही है? जी, सिंगर्स का भी कॉपीराइट सोसाइटी बन गई है। जी। उसका नाम है इसामरा। ओके। हाँ, तो उसमें सिंगर्स और म्यूजिशियंस है। और ये एक्चुअली इसामरा जो है, ये कॉपीराइट सोसाइटी फॉर द परफॉर्मर्स, अच्छा। यानी जो परफॉर्म करते हैं। सिंगर इज़ ए परफॉर्मर। परफॉर्मर, हाँ। राइटर गाना लिखते हैं, कंपोज़र गाना कंपोज करते हैं, फिर उनको सिंगर बुलाया परफॉर्म जाता करता है, है। हाँ। सिंगर आके गाना सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे म्यूजिशियन आते हैं, म्यूजिशियन भी परफॉर्म करके चले जाते हैं। जी। कुछ म्यूजिशियन, बड़े म्यूजिशियन जो सोलोइस्ट है, हाँ। जो बड़े बड़े जिनका कॉन्सर्ट में जो बजाते रहते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे जैसे हाँ। हरिप्रसाद चौरसिया, जी। जैसे शिव कुमार शर्मा, हम्म। जैसे पंडित जसराज। यशराज। जी। पंडित यशराज तो सिंगर हैं। जैसे आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, जी। इस तरह के जो लोग हैं, हाँ। तो वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे। हम्म। तो उनको, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाइसेंस इशू किया है, ओनली फॉर द परफॉर्मर्स, एंड दैट इज़ इसामरा। अब वहाँ से लोगों को रॉयल्टी मिलती है। जो नए पुराने जितने सिंगर्स हैं, जितने म्यूजिशियंस हैं, दे आर गेटिंग रॉयल्टीज एंड दे आर हैप्पी। तो इसामरा से जैसे IPRS भाई कलेक्ट करता है पैसे, लाइसेंस देता है, जी। इसामरा की भी वैसी ही बॉडी है जो लाइसेंस देती है, या पैसे कैसे कलेक्ट करती है वो? अभी देखिए, इसामरा का जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी उन्होंने अपना जस्ट मैकेनिज्म डेवलप करना शुरू किया है, अच्छा। क्योंकि समय लगता है। आज IPRS 55 साल पुरानी हो चुकी है, और धीरे धीरे जो तब है, जाके अब अब कुछ जाके, रास्ते खुले हाँ, हैं। यस, अब जाके तमाम कंज्यूमर को हमने अपने अंडर में लिया हाँ है। लिया है। हाँ, और इसमें बहुत समय लगता है, और इसको इसामरा को भी समय लगेगा, लेकिन उन्होंने भी शुरू किया है। और बाकी फ़िलहाल जो है अपना जो PPL है, वो इसामरा को एनुअली एक सर्टेन अमाउंट दे रही है। पुराने जो कंपोजर्स हैं या जो लिरिसिस्ट हैं जो गुजर गए, जी। अब आप लोग उन तक या उनके परिवार तक पैसे पहुंचाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? मान लीजिए मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, फॉर एग्जांपल नौशाद साहब के कई बच्चे हैं। अब उनके के हिस्से में अगर रॉयल्टी 200 रुपये आ रही है, 500 रुपये आ रही है, या 2 करोड़ आ रही है, उनके बच्चों को किस तरह से आप लोग ढूंढते हैं और किस तरह से तकसीम करते हैं, बांटते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और ये काम जो है, ये IPRS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल ऑथर कंपोज़र साइड से 8 डायरेक्टर्स हैं, अच्छा। और म्यूज़िक कंपनियों की तरफ से 8 डायरेक्टर हैं। 16। तो ये ऑथर कंपोज़र्स साइड के जो 8 डायरेक्टर्स हैं, हाँ। उसमें से ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मैं एक कानून का जानकार आदमी हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट के। तो पहले जब मैं डायरेक्टर बना, तो मेरे हाथ एक फाइल लगी। मैंने देखा 178 डिसीज्ड मेंबर्स हैं। वर देयर।
और वो 178 मेंबर जो हैं उनकी परिवार को ना मेंबर बनाया गया है, ना उनको उनकी रॉयल्टी दी जा रही है। दी गई है। हाँ। इसका रीज़न क्या? न देयर वाज ए स्ट्रिंजेंट रूल कि भाई अनलेस you obtain a succession certificate from the competent court of law, you shall not be entitled to become the legal heir member of IPRS. ये रूल था। जी। और लोगों को सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी है ही नहीं, कहाँ से मिलती है, क्या प्रोसीज्योर है, और पैसा लगता है। तो मैंने पहली बार ये हमारे बोर्ड मीटिंग में ये इशू मैंने उठाया और जावेद साहब को मैंने बताया कि जावेद साहब, कैन यू इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इज़ फॉर ए विडो to obtain a legal heir certificate or succession certificate from the competent court of law. बिल्कुल। पहले तो 75,000 आपको एक कोर्ट फीस भरना होगा, देन यू हैव टू हायर ए लॉयर, और उसके बाद फिर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, गॉड नोज कितना टाइम लगेगा। तो जावेद साहब ने बोला, सैयद साहब, सिंस यू आर ए लॉयर सो यू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़, किस तरह से किया जा सकता है। तो मैंने एक, जिस तरीके से हाउसिंग सोसाइटी में किसी का इंतकाल होने के बाद उनके परिवार को किस तरीके से मेंबरशिप दिया जाता है, हाँ, बैंकों में जिस तरीके से दिया जाता है, उसी प्रक्रिया से मैंने एक एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड का एक प्रपोजल दिया। अच्छा। और उसमें एक क्लॉज डाल दिया गया कि हम मेंबर बनने के 4 साल के भीतर हम आइदर सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट हम आपको जमा कर देंगे। इसलिए रखा गया ताकि वो रॉयल्टी का पैसा मिल जाने के बाद वो खर्चा कर पाएंगे वो सर्टिफिकेट लाने के लिए। तो ये काम जो है मैंने इनिशिएटिव किया और वो 178 तो हो गया। उसके बाद जितने लोगों का इंतकाल हुआ है, मोर देन अभी तक 500 मरहूम लोगों की परिवार को हमने मेंबर भी बनाया, अरे वाह, ढूंढ निकाला। और ये मेरा इनिशिएटिव है, मैं ये काम निरंतर करते रहता हूँ। वाह, बहुत खूब। जिनके पास खर्चा होता है कुछ फीस के लिए, जिनके पास पैसा होता है वो देते हैं, जिनके पास नहीं होता है मैं उनका काम कर देता हूँ। और 500 से ज़्यादा लोगों को अब तक परिवार को हमने मेंबर बना के उनको पैसा दे दिया है रॉयल्टी का, और ये काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमने सुना है आप भी गाने का शौक़ रखते थे, किशोर दा की तरह गाना गाते थे। जी, मैं तो गाने का आप पीछा क्यों छोड़ दिया आपने? ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ मेरा जो ओरिजिनल स्टेट है वेस्ट बंगाल, हाँ, तो मैं वहाँ का हूँ। तो मैं आया था बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं म्यूज़िक सीखा। अच्छा। इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न म्यूज़िक सब सीख के आया था। अच्छा। हाँ जी। और मैंने काफ़ी काम भी किया। इतने बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म मुझे मिली नहीं, क्योंकि उस दौर में बड़ा लॉबी भी था 90s में। हाँ। तो लेकिन फिर भी मैंने काम किया। मैंने राजेश खन्ना साहब के साथ मैंने काम किया। उनकी लीप पे आखिरी सॉन्ग मेरा है। अच्छा। हाँ, तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। आप हाँ। यूट्यूब में सर्च करेंगे, मिलेगा। 2 लाइन सुना दीजिए तो शायद दर्शकों को याद आ जाएगा फिर। तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे, तू साथ दे जो मेरा, तू साथ दे जो मेरा, हर गम भुला देंगे, तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभालेंगे। ये गाना कुमार शानू ने गाया था, मैंने म्यूज़िक कंपोज किया था। अच्छा। और सलीम रज़ा साहब ये गाने लिखे थे। हाँ। तो ये आखिरी सॉन्ग जो है वो राजेश खन्ना साहब, फिल्म वफा थी। हाँ, वफा। हाँ,
और इसके अलावा मैं अभी आखिरी फिल्म एक आई थी मुद्दा 370, जम्मू हाँ एंड कश्मीर, हाँ मुद्दा हाँ 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 370, जी। उसमें भी मैंने म्यूज़िक किया था। वो ऐसा है। आशा भोसले जी से एक मैंने गाना गवाया था। हम्म। और बेसिक एल्बम्स मैंने बहुत की टी सीरीज़ के साथ, कुमार अच्छा शानू से बहुत, लगभग 200 गाने मैंने गवाया। अच्छा, जी। कोई तो एक गाना शानुदा के अ, की आवाज़ वाला। शानूदा के गाने बहुत सारे गाने हैं। अच्छा। अ, एक बंगाली गाना आपको हाँ सुनाता हाँ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ज़्यादातर मैंने उनके साथ टी सीरीज़ में बंगाली गाने किए हैं, ओके बहुत ओके ओके ज़्यादा। जी जी। একটি পাখি কলরবে মেঘের কাছে যায়, একটি পাখি কলরবে মেঘের কাছে যায়, আকাশ থেকে এক উড়ো চিঠি লিখে দিল দুডানায়, একটি পাখি কলরবে মেঘের কাছে যায়। भी म्यूजिक का प्रोग्राम है या नहीं, गाने मैंने का? क्या देखा, देखिए 2000 के बाद, हम्म। सन 2000 के बाद धीरे धीरे जब फिजिकल सेल जब बंद होना शुरू हो गया, जैसे कैसेट बिकना बंद हो गया, हाँ सीडीज बिकना बंद हो गया, सब हाँ ऑनलाइन हो गया, डाउनलोड करने का सिस्टम सिस्टम। चालू हो गया, हाँ रेवेन्यू कम होना शुरू हो गया, म्यूज़िक कंपनियां कहने लगी कि भाई यहाँ तो कुछ बिकता ही नहीं है। हाँ तो अब जो है वो बजट हमारा वो पहले जैसा नहीं होगा, हाँ। बजट कम है, और काम कम होना शुरू हो गया। हम्म। जो जैसे पहले कवर वर्जन होता था, वो कवर वर्जन होना कम हो गया। उसके बाद रीमिक्स होना वो भी बंद हो गया। हाँ पहले वहाँ पे माता की भेंटें बहुत हाँ, बहुत टी रिकॉर्ड होती सीरीज़ थी। वाले हाँ करते थे, हाँ वो भी सब बंद हो गए। और मैंने देख लिया, ये मेरा फोरसाइट बोलिए हाँ। या जो भी बोलिए, मैंने देख लिया था कि मतलब बैड टाइम्स आर अहेड, अच्छा। कि बुरा दिन आ रहा है संगीत म्यूजिक का। के लिए। हाँ, म्यूज़िक के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो मैंने आई वॉज ए BA LLB, हम्म। तो मेरे पास ये डिग्री था। हम्म। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि भाई तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिग्री है, हम्म। तो व्हाई शुडंट यू ट्राई फॉर दैट। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, और फिर उन दिनों में मैं जहाँ रहता था वहाँ पे रीडेवलपमेंट का शुरू हो प्रोसेस गई चल थी रहा था। हमारे वहाँ पे। हाँ तो वहाँ बहुत सारे डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट और बहुत सारे लीगल पेपर्स हाँ का आदान प्रदान शुरू हुआ। हाँ हाँ तो वहाँ उनके पास कोई लॉयर नहीं थे, हाँ और इसलिए कि आई वॉज ए लॉ ग्रेजुएट, हाँ तो मैंने वो सारा पेपर्स वगैरह देखना शुरू किया, एडवाइस करना शुरू किया। तो वहीं से मुझे लगा कि मैं क्यों ना ये काम शुरू करूं। और धीरे धीरे मैं 2005 में मैंने मेरा एनरोलमेंट हो गया बार एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में। अच्छा। और मैं धीरे धीरे छोटा मोटा काम से शुरू किया, नोटिस बनाना करना। हाँ 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 हाँ। और फिर धीरे धीरे ये आप बोलिए कि मेरा लगन है, मेरा एक क्या है कि आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा। मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने वो टाइम डिवोट करना शुरू किया इसमें, और अभी मैं इतना बिज़ी हूँ कि मेरे पास फुर्सत नहीं है दूसरा कुछ करने के लिए। मेरे अच्छा। पास मेरे पास फुल टाइम प्रोफेशन आपने। लेकिन म्यूज़िक मेरा शौक़ है, हाँ। मेरा फर्स्ट लव है, आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अभी भी अब रिसेंटली 2 गाना मैंने किया। एक जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स अच्छा। मैंने कंपोज किया,
और एक समीर अंजान का एक गाना मैंने किया। अच्छा। और ये 2 गाना जो है जावेद साहब ने एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हाँ हाँ गुनगुना लो करके। हाँ हाँ हाँ। तो उस गुनगुना लो में ये मेरा 2 गाना रिलीज होगा। अरे वाह। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऑन द बर्थडे ऑफ जावेद अख्तर साहब, चलिए बहुत अच्छी 17 जनवरी शायद ये गुनगुना लो ऐप लॉन्च होगा, उसमें मेरा ये 2 गाना रिलीज़ होगा। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ म्यूज़िक के बारे में इस वक्त, क्योंकि मेरे पास लीगल वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं दोनों पेशा को एंजॉय करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।